नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह प्रोग्राम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु प्रारंभ किया गया है और आप सभी ऑनलाइन मोड से विभिन्न विषयों के लेक्चर सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं आज डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य के पार्ट 2 को आप सभी से साझा करूंगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा वो होता है, तथ्य वह होता है जिससे कि अनुसंधान एक निश्चित दिशा में जाता है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करता है और सारा रिसर्च डेटा कलेक्शन और डेटा टेक्निक पर ही डिपेंड करता है कि कितनी वस्तुनिष्ठता से हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। डेटा कलेक्शन के कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारे मेथड हैं और डेटा भी कई प्रकार के होते हैं। मौलिकता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकारों में बांटा गया है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के बारे में हम जान चुके हैं। उसमें हमने बताया था कि जब अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाकर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने डेटा को कलेक्ट करता है तो वह उसका प्राइमरी सोर्स कहलाता है। अर्थात कलेक्ट करने वाला और अनुसंधानकर्ता दोनों सेम होते हैं तो वह प्राइमरी सोर्स है। उसके अपोजिट होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी स्रोत, प्राथमिक स्रोत के ठीक विपरीत स्रोत को द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता पहले से लिखी गई सूचनाओं को अपने अनुसंधान में प्रयोग करता है। अर्थात वह स्वयं सूचना कलेक्ट नहीं करता बल्कि जो भी लिखित सामग्री है उसको अपने अनुसंधान में प्रयोग करता है। इसके लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, तो मैं डेफिनेशन ले रही हूँ श्रीमती पीवी यंग की। उनके अनुसार इन तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपसे कि द्वितीयक स्रोत में अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचना कलेक्ट नहीं करता बल्कि जो भी सूचनाएं उसे चाहिए अपने अनुसंधान से संबंधित वे लिखित रूप में पहले से उपलब्ध है, उन्हीं का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन दी है प्रोफेसर पीएच मान ने। उनके अनुसार यह द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी कि यह प्रथम बार एकत्रित किए हुए तथ्य नहीं होते बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। अर्थात दूसरा व्यक्ति जो इसको एकत्रित करता है उन मूल तथ्यों के आधार पर अनुसंधान में उसका प्रयोग किया जाता है। कलेक्ट करने वाला दूसरा है, उसने अनुसंधान के ध्यान में रखते हुए सूचनाओं को कलेक्ट नहीं किया है बल्कि उसने अपनी इच्छा, अपने इंटरेस्ट से सूचनाओं को कलेक्ट किया है। लेकिन अनुसंधानकर्ता अपने क्षेत्र में जब देखता है तो उसको जो भी आवश्यक सामग्री लिखित रूप से प्राप्त होती है अपने अनुसंधान में प्रयोग कर सकता है। यही उसका द्वितीयक स्रोत है। द्वितीयक स्रोतों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख वे होते हैं जिन्हें कि व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, मतलब एक व्यक्ति लिखता है। तो जॉन मेज ने लिखा है अपने छोटे अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के निजी कार्यों, अनुभवों, विश्वासों का एक पत्र लिखित प्रथम पुरुष वर्णन है। अर्थात व्यक्ति स्वयं लिखता है उन सूचनाओं को, वह लिखता है और अपने अनुभव, अपने कार्य, अपने विश्वास, उसे नहीं पता होता कि ये उसके अनुसंधान में प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन ये सूचनाएं अनुसंधान में मदद करती हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत प्रलेख कहा जाता है। और व्यक्तिगत प्रलेख द्वितीयक स्रोत के रूप में अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीए मोजर ने भी लिखा है व्यक्तिगत प्रलेख अपने बिना मांगे रूप में बहुत मूल्यवान होते हैं।
किसी विशिष्ट सामाजिक सर्वेक्षण में भी वे अनुसंधानकर्ता को प्रारंभिक खोज एवं उपकल्पना निर्माण के साधन के रूप में उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत प्रलेख बहुत मूल्यवान होते हैं, अनुसंधान में बहुत उपयोगी होते हैं और अनुसंधानकर्ता को उपकल्पना निर्माण में, प्रारंभिक खोज में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और अनुसंधान को दिशा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख के कई सारे स्रोत हैं, जिनमें से हम कुछ स्रोतों को यहाँ पर ले रहे हैं। तो पहला ले रहे हैं जीवन इतिहास, बायोग्राफी। बायोग्राफी को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली है स्वतः प्रेरित आत्मकथा। बायोग्राफी व्यक्ति स्वयं लिखता है या उसके बारे में लिखा जाता है। तो स्वतः प्रेरित आत्मकथा व्यक्ति अपनी इच्छा से भूत की बातों का स्मरण कर जीवन की घटनाओं का क्रमिक रूप से ब्यौरा लिखता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन की घटित घटनाओं को याद करके उन सूचनाओं को एक जगह लिखता जाता है। यह है स्वतः प्रेरित आत्मकथा। कई सारी आत्मकथाओं पर मूवीज भी बनी है, कई सारे अनुसंधान भी हुए हैं। बड़े बड़े लीडर्स की आत्मकथा हम सब पढ़ते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि उनके जीवन में कुछ चीज़ें सिमिलर रही हैं, कुछ उनकी गुण जो है व्यक्तित्व के वो सिमिलर रहे हैं। तो ये हमारे अनुसंधान में बहुत उपयोगी होता है, बहुत हमको सहायक रहता है। जीवन इतिहास का दूसरा प्रकार है ऐच्छिक आत्मलेख प्रमाण। यह प्राय किसी प्रकाशक, मित्रों, अनुसंधानकर्ता या सरकार से प्रेरणा मिलने या उनके कहने पर लिखे जाते हैं। स्वतः प्रेरित आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और ऐच्छिक आत्मलेख प्रमाण में उसे कोई प्रेरित करता है कि आप अपने जीवन की घटनाओं को एक जगह लिखते जाइए। जैसे कोई प्रकाशक हो सकता है, कोई अनुसंधानकर्ता हो सकता है या सरकार हो सकती है जिसकी प्रेरणा से ऐच्छिक आत्मलेख लिखे जाते हैं। और जीवन इतिहास का अगला टाइप है संकलित जीवन इतिहास। ये वे जीवनियां हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं नहीं लिखता। उनके द्वारा दिए गए भाषण, प्रकाशित लेख, साक्षात्कार, प्रेस स्टेटमेंट आदि को संकलित करके अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके जीवन इतिहास को तैयार किया जाता है। अर्थात जैसे कहीं पर उसने भाषण दिया, कहीं पर उसके लेख प्रकाशित हुए, कहीं उसने साक्षात्कार दिया, तो उन सब को आधार बनाकर उसके जीवन की घटनाओं को, छोटी छोटी बातों को संकलित करके जीवन इतिहास तैयार किया जाता है। यह है संकलित जीवन इतिहास और यह अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत प्रलेख का एक और उदाहरण है, एक और प्रकार है डायरियाँ। पहले डायरिया लिखने का बहुत प्रचलन था और डायरियों में व्यक्ति अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को लिखता था और कम से कम बड़ी घटनाओं को तो जरूर लिखता था और डेट से उसको याद रखता था कि इस दिन मेरे जीवन में ये घटना घटी। जॉन मेज ने लिखा है, डायरियां सबसे अधिक रहस्योद्घाटन करने वाली होती हैं क्योंकि इनमें जनता के समक्ष प्रस्तुत होने का भय न होने के कारण तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता। ये डायरियां लेखक के अनुभवों और क्रियाओं का निष्पक्ष एवं स्पष्ट वर्णन करती हैं। एक तो डायरी व्यक्ति स्वयं लिखता है और उसे ये पता होता है कि मेरी डायरी कोई नहीं पढ़ेगा। तो जब उसे ये पता होता है कि मेरी डायरी कोई नहीं पढ़ेगा, मैं खुद लिख रहा हूँ, तो घटनाओं का निष्पक्ष और स्पष्ट वर्णन करता है। तो इसलिए डायरियाँ सबसे अधिक रहस्योद्घाटन करने वाली होती हैं। वो बताती हैं कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी और इन घटनाओं का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव रहा। इसलिए अनुसंधान में डायरियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है पत्र। पत्रों के माध्यम से लेखक के वास्तविक विचारों, भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का आसानी से पता लग जाता है। थॉमस एवं नैनकी द्वारा पोलैंड के कृषकों के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया गया। हम देखते हैं कि पत्र व्यवहार जब किया जाता है तो एक लिखित डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है और ये लिखित डॉक्यूमेंट
अनुसंधान में बहुत मदद करता है। जब हम किसी व्यक्ति के पत्र पढ़ते हैं तो हमें उसके स्वभाव का, उसके आसपास के वातावरण का और उसका अन्य व्यक्तियों से संबंधों का पता चलता है। तो पत्र भी बहुत अच्छा माध्यम है अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट है संस्मरण। संस्मरण किसी देश, समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कोलंबस, हेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, इब्न बतूता ने काफ़ी उपयोगी संस्मरण लिखे। इस प्रकार के वर्णन से एक काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है। जब हम संस्मरण पढ़ते हैं तो ये, क्योंकि ये तो पुराने अनुभव होते हैं, व्यक्ति जब कहीं घूम कर आता है, किसी से मिलता है, तो वह अपने संस्मरण नोट करता है और ये लिखे हुए संस्मरण वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे कोलंबस इंडिया आया या फाहियान भारत आया, इन्होंने जब देखा देश की क्या स्थिति है, उसका वर्णन किया, तो वह आज भी एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में रिसर्च की जा सकती है, जिसके आधार पर रिसर्च की जा सकती है। तो व्यक्तिगत प्रलेख, जीवन इतिहास, पत्र, डायरियाँ, संस्मरण अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों का अनुसंधान में सबसे अधिक महत्व तो इसलिए है कि ये निष्पक्ष होते हैं। इनके आधार पर जब रिसर्च की जाती है तो वह वस्तुनिष्ठ होती है। क्यों, जब व्यक्ति लिखता है उसे पता नहीं होता कि उसका ये डॉक्यूमेंट रिसर्च में काम आएगा, तो उसमें कुछ भी स्पेसिफिकली बताया नहीं जाता और सारी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसलिए व्यक्तिगत प्रलेख बहुत महत्वपूर्ण है हमारे द्वितीयक स्रोत के रूप में और हमें सटीक रूप से उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। आलपोर्ट ने भी व्यक्तिगत प्रलेखों को अनुसंधान में महत्वपूर्ण माना है। सीमाएं तो सभी की होती हैं, तो व्यक्तिगत प्रलेखों की भी कुछ सीमाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसकी सीमा यह है कि व्यक्तिगत प्रलेखों को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। किसी भी अन्य व्यक्ति के पत्र, डायरियाँ प्राप्त करना आसान नहीं होता, तो सबसे मुश्किल काम तो इन प्रलेखों का एकत्रीकरण है। फिर हम इनकी प्रामाणिकता का भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है और उसे पता भी नहीं होता कि मेरा ये डॉक्यूमेंट रिसर्च में काम आएगा। तो उसने जो लिखा है उसकी प्रामाणिकता का पता लगाना भी एक कठिन कार्य है। व्यक्तिगत प्रलेखों के आधार पर सामान्यीकरण निकालना भी कठिन कार्य है। तो हमने देखा कि व्यक्तिगत प्रलेखों की अपनी कुछ सीमाएं हैं, इनको प्राप्त करना कठिन होता है। इनके आधार पर निष्कर्ष निकालने में, क्योंकि सामान्यीकरण करने में मुश्किल होती है और इनकी प्रामाणिकता की जांच करना भी कठिन होता है। तो इन सब कमियों के बावजूद भी व्यक्तिगत प्रलेख अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक प्रलेख। द्वितीयक स्रोत का दूसरा प्रकार है सार्वजनिक प्रलेख, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो कि पब्लिकली दिखाई देते हैं, जिनका प्रकाशन होता है और नहीं प्रकाशन भी होता तो हर व्यक्ति उपलब्ध रूप से इसको प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक प्रलेखों को दो भागों में बांटा गया है, प्रकाशित प्रलेख और अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख में जैसे सरकार भी समय समय पर कुछ डेटा हमें उपलब्ध कराती हैं, जिनका हम रिसर्च में प्रयोग करते हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड, जैसे जनगणना हर 10 साल में होती है और उस जनगणना के आधार पे भी कई सारी रिसर्च की जा सकती है। तो ये एक उपलब्ध रिकॉर्ड है जिसके आधार पर, जिस डेटाबेस के आधार पर हम अपना रिसर्च आगे बढ़ा सकते हैं कि इन 10 सालों में समाज में क्या परिवर्तन आए, शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा, स्वास्थ्य का स्तर कितना बढ़ा, जीवन आयु कितनी बढ़ी है, मेल फीमेल जेंडर के आधार पर हम कई सारे आधारों पर इस डेटा को देखते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रकाशित प्रलेख है जो कि उपलब्ध रहता है और इन उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर हम अपनी
इन सूचनाओं के आधार पर हम अपनी अनुसंधान को एक दिशा प्रदान कर सकते हैं और ऑथेंटिक रूप से सूचनाओं का प्रयोग करते हुए एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। प्रकाशित प्रलेख का अगला पार्ट है प्रकाशित सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक, जैसे मैंने जनगणना की बात की उसी तरह प्रकाशित सांख्यिकी भी वही है जनगणना, जिसमें कई सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इन न्यूमेरिक डेटा को प्रयोग करते हुए हम अपनी रिसर्च को बहुत ही अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट। समय समय पर कई सारे अखबारों में, कई सारे जर्नल्स में भी रिपोर्ट प्रकाशित होती रहती है कि इस क्षेत्र में अभी यह स्थिति है, इसका ये प्रभाव रहा। किसी भी फैक्टर को देखते हुए भी कई सारी रिपोर्ट्स समय समय पर बनाई जाती हैं और पब्लिश की जाती हैं। इस पब्लिश्ड रिपोर्ट का भी हम अपने अनुसंधान में प्रयोग कर सकते हैं और ये कहते हुए कि उस रिपोर्ट के आधार पर हमें ये सूचना प्राप्त हुई जो कि हमारे निष्कर्ष को और भी मजबूती प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, कई इंटरनेशनल जो संगठन हैं वे भी समय समय पर कई सारे प्रकाशन करते रहते हैं, विभिन्न देशों की सूचनाएं देते रहते हैं, विभिन्न सारे घटनाओं की सूचनाएं देते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के प्रभावों को बताते रहते हैं। तो ये एक प्रकाशित प्रलेख है जिसका हम अनुसंधान में प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, सभी विश्वविद्यालयों में लगभग पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाती है और व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपना अनुसंधान कार्य करता है और उसको पब्लिश भी कराता है। तो जो उसका पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है वो दूसरे व्यक्ति को अनुसंधान करने में मदद करता है। ये हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था कि द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा कलेक्ट नहीं किए जाते, बल्कि व्यक्ति कलेक्ट करता है वह अलग होता है और जो अनुसंधान में प्रयोग करता है वह अलग होता है। पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं और अलग व्यक्ति के द्वारा ही उसका प्रयोग किया जाता है अपने अनुसंधान में। तो व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन जो पहले से रिसर्च हो चुकी है उसके आधार पर भी, उन डेटा के आधार पर भी हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे अनुसंधान को दिशा प्रदान की जाती है। सार्वजनिक प्रलेख का अगला टाइप है अप्रकाशित प्रलेख। वो तो सब पब्लिश थे जो उपलब्ध थे डेटा, तो पब्लिश्ड डेटा को लेना यूज करना आसान होता है। एक है अप्रकाशित प्रलेख जिन्हें छापा नहीं गया है, जो छपे हुए नहीं है। सबसे पहला गोपनीय रिकॉर्ड। सरकार में भी या अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाता। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें गोपनीय रखा जाता है, लेकिन यदि हम अपनी रिसर्च उस क्षेत्र में करना चाहते हैं तो वे भी हमारे रिसर्च में बड़ी मददगार साबित होते हैं। पांडुलिपियां, किसी किसी सूचनाओं की पांडुलिपियां भी बनी होती हैं जो प्रकाशित नहीं होती, जो अनपब्लिश्ड होती हैं, और इसका प्रयोग भी हम अपने अनुसंधान में कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, जो रिसर्च जिन्होंने की है वे रिपोर्ट भी बनाकर भेजते हैं और इस रिपोर्ट का प्रयोग भी अनुसंधान में, अगले अनुसंधान में, क्योंकि ये जो प्रलेख हैं व्यक्तिगत प्रलेख, सार्वजनिक प्रलेख या द्वितीयक स्रोत अन्य अनुसंधान के लिए हमें प्राकल्पना निर्माण में बड़ी मदद करते हैं। तो अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन के आधार पर भी उसको बेस बनाकर अगली रिसर्च की जा सकती है। नेक्स्ट है अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख, लोक गाथाएं। कई सारी चीजें जो प्रकाशित नहीं है लोग गाते हैं लोकगीत के रूप में। कई सारी हमारी संस्कृति ऐसी है, क्योंकि देश भारत बहुत ही विविध संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। शिलालेख देखने को मिलते हैं जो कि कहीं पब्लिश नहीं है। उनके आधार पर भी सूचनाओं को कलेक्ट करके हम अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कई हर क्षेत्र की कुछ लोक गाथाएं हैं जिनको जरूर सुनना चाहिए और अपनी रिसर्च में प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो अप्रकाशित प्रलेख हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है हमारी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए और हमें ऑथेंटिसिटी देने के लिए, ताकि हम सटीक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। द्वितीयक स्रोत द्वारा संकलित सामग्री का महत्व।
अब तक आप समझ चुके हैं कि द्वितीयक सामग्री, द्वितीयक स्रोत है क्या। द्वितीयक स्रोत वह है जो अनुसंधानकर्ता ने स्वयं कलेक्ट नहीं किया है, बल्कि जो पहले से लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, मतलब पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सामग्री है, जिसका अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में प्रयोग करता है। तो इसका महत्व क्या है देखते हैं। इसका महत्व है, द्वितीयक स्रोत द्वारा ही ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जो बीत गया, प्राथमिक सोर्स में हमने ये देखा था उसकी कमी में कि प्राइमरी सोर्स में जो घटना घट चुकी है, जो भूतकाल की घटना है, उसका अध्ययन करना संभव नहीं होता। द्वितीयक स्रोत द्वारा ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है, जैसे कि संस्मरण, डायरिया, पत्र, ये सारी सूचनाएं वे हैं जो ऐतिहासिक सामग्री है, जो इतिहास में घटित हुई हैं। तो द्वितीयक स्रोत द्वारा ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती है। इससे शोध कार्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, आपको इंट्यूशन होता है, आपको प्राकल्पना निर्माण में मदद मिलती है। आप जब सूचनाओं को पढ़ते हैं तो कई सारे थॉट हमारे दिमाग में आते हैं कि इस तरह की जब इस तरह का समाज था, इस तरह की सामाजिक परिस्थितियां थी, तो किस तरह की सामाजिक संबंध रहे होंगे, क्या उन दिनों देखने को मिला होगा। तो कई सारी शोध कार्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में भी हमारी मदद करते हैं। इससे प्राकल्पना निर्माण में मदद मिलती है। जब हमारे दिमाग में कई सारे थॉट आते हैं तो इन थॉट्स के आधार पर भी हम अपने रिसर्च को प्राकल्पना निर्माण करके आगे नई रिसर्च में प्रयोग कर सकते हैं। इससे अध्ययन की विधियों का चयन करने में मदद मिलती है। जब सूचनाओं को पढ़ा जाता है तो हमें समझ में आता है कि इन कौन सी अध्ययन विधियों को प्रयोग करके हम आगे अपने रिसर्च कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो द्वितीयक सामग्री हमें प्राकल्पना निर्माण में मदद करती है, विश्वसनीयता लाने में मदद करती है, ऐतिहासिक सामग्री हमारे सामने उपलब्ध कराती है, अध्ययन विधियों का चयन करने में मदद करती हैं, अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। तो द्वितीयक स्रोत किसी भी रिसर्च के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कमेंट आएंगे, जो भी क्वेरीज होगी, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी रिसर्च, अनुसंधान एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नई से नई बातें, नई से नई सूचनाएं इसके अंतर्गत रहती हैं, और टेक्नोलॉजी के विकास से और भी अनुसंधान के क्षेत्र खुले हैं, नवीन आयाम अनुसंधान के क्षेत्र में आए हैं। आपके जो भी सामाजिक अनुसंधान से संबंधित क्वेरीज हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे कमेंट, आपके सारी क्वेरीज को दूर करने का। विभिन्न परीक्षाओं में भी द्वितीयक स्रोत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। द्वितीयक स्रोत किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत प्रलेखों का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है? सार्वजनिक प्रलेख के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। या प्राथमिक सामग्री और द्वितीयक सामग्री, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में क्या अंतर है? इस तरह के क्वेश्चन विभिन्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इन चैप्टर्स को पढ़कर, इन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज में वृद्धि कर रहे होंगे और ज्ञानदूत कार्यक्रम के माध्यम से अपनी नॉलेज बढ़ा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।